स्ट्रेटजीज फॉर कम्पीटिंग इन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री क्या होता है। देखिए, इंडस्ट्री मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे छोटे फर्म्स कंपनीज जो हैं वो सेम टाइप का प्रोडक्ट जिसमें नियरली सेम एट्रीब्यूट्स होता है और सेम कस्टमर को सेल करती हैं, तो उन सभी कंपटीटर्स को, उन सभी कंपनीज को जो सेम टाइप का प्रोडक्ट सेल करें सेम कस्टमर को, उनको हम एक इंडस्ट्री जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उनको इंडस्ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थॉम्पसन एंड स्टिकलैंड ने इसको समझाया कि इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ फर्म हुज प्रोडक्ट हैव मेनी सेम एट्रीब्यूट्स एंड दे compete फॉर द सेम बायर। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि बहुत सारे जो है ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनीज हैं, यानी कि बहुत सारे जो है वो ट्रक बना रही हैं या फिर व्हीकल बनाने वाली कंपनीज हैं, तो उन सभी व्हीकल बनाने वाली कंपनीज को हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज है जो कि बिल्डिंग्स बना रही हैं, तो उनको हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री से डिनोट करते हैं। बहुत सारी कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करती हैं, तो उनको आईटी इंडस्ट्री से डिनोट किया जाता है। तो यानी कि बहुत सारी कंपनीज जब सेम टाइप का प्रोडक्ट जो है सेल करती हैं सेम कस्टमर्स को, तो उनको हम एक इंडस्ट्री से डिनोट करते हैं। तो इंडस्ट्री में क्या हो गया कि बहुत सारी कंपनीज सेम टाइप का प्रोडक्ट सेम कस्टमर को सेल कर रही हैं। अब बात आती है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है। तो देखिए, इमर्जिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि नई इंडस्ट्रीज जो इमर्ज कर रही हैं, जो कि अब मार्केट में आ रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। क्लियर? तो इमर्जिंग इंडस्ट्री यानी कि ये नए नए मार्केट में आ रहे हैं। तो एन इमर्जिंग इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री विच इज एट इट्स अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ये नया जो है डेवलपमेंट हो रहा है मार्केट में। जैसे कि आप देखते होंगे कि रोबोटिक्स अब जो है डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि क्या कर रही हैं, रोबोट बनाना स्टार्ट कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही हैं, 5G नेटवर्क्स डेवलप कर रही हैं। तो ये नई इंडस्ट्री जो है इमर्ज हो रही है मार्केट में, नई इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो रही है, यानी कि बहुत सारी कंपनी जो है रोबोटिक्स, 5G नेटवर्क, वर्चुअल रियलिटी, इन सब पर जो है प्रोडक्ट बना रही हैं। तो उन सभी इंडस्ट्री को हम क्या करेंगे, इमर्जिंग इंडस्ट्री। ऐसे इंडस्ट्री जो ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहे हैं वो ओल्ड हो गई। इमर्जिंग इंडस्ट्री जो मार्केट में अब नए नए आ रहे हैं। क्लियर? तो इनको जो है हम एम्ब्रियोनिक या फिर इन्फेंट इंडस्ट्री भी कहते हैं। और ये क्या है, ये अपने बिगिनिंग फेज पे हैं। इट इज जस्ट बिगिनिंग टू डेवलप और इमर्ज, यानी कि ये जो है अभी नया बनाना स्टार्ट हुए हैं, ये अभी अभी जो है नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो आप देखें तो रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, 5G नेटवर्क्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये क्या है, अभी इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ये अभी मार्केट में नए नए आ रहे हैं। इसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे 2 या 3 कंपनी जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि इस टाइप के प्रोडक्ट बना रही हैं। तो इस टाइप के जो कंपनीज़ हैं जो कि नए नए प्रोडक्ट बना रही हैं इन सब से रिलेटेड, तो उनको हम इमर्जिंग इंडस्ट्री कहेंगे। यानी कि ये अभी जो है कंप्लीटली जो है पूरे मार्केट को इन्होंने कवर नहीं किया है और यहाँ पर कंपटीशन भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। क्लियर? तो इसी को हम इमर्जिंग इंडस्ट्री कहते हैं, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो अभी नया नया मार्केट में आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो इमर्जिंग इंडस्ट्री जैसा कि ये नई इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर क्या है कि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे सबसे पहला, फ्यू कॉम्पिटिटर। अब जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार में देखेंगे तो टेस्ला यानी 1 या 2 ही कंपनी है जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो प्रोडक्ट डेवलप कर रही हैं। यानी कि इस इंडस्ट्री में भी सिर्फ 2 ही या 3 कंपनी हैं जो कि आपस में कम्पीट कर रही हैं। तो फ्यू कॉम्पिटिटर होते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्री में। क्लियर? हाई ग्रोथ पोटेंशियल, इस इमर्जिंग इंडस्ट्री का जो है ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी नया-नया है, तो इनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। अब सेल्फ ड्राइविंग कार है, अगर ये सही सक्सेसफुल रह गया, तो ये बहुत ज़्यादा तक जो है ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि अभी तो कुछ ही लोग परचेज़ कर रहे हैं, फिर पूरा मार्केट, पूरा वर्ल्ड जो है वो कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसमें भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है इमर्जिंग इंडस्ट्री का। क्लियर? द अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, ये भी जो है कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि डिमांड जो है वो बढ़ेगी या फिर घटेगी, क्योंकि अनसर्टेन है। क्योंकि अभी आप नए-नए मार्केट में एंटर हुए, तो लोग आपका प्रोडक्ट पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, वो अनसर्टेन होता है। वाइड डिफरेंस इन प्रोडक्ट क्वालिटी, यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जो नई इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट होते हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट हैं, उसमें जो है डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। लो एंट्री बैरियर, भाई नया इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर कम कंपटीटर होते हैं, तो जब कम कंपटीटर्स होंगे तो वहाँ पर इंडस्ट्री में बैरियर नहीं होगा, आसानी से कोई भी जाके वहाँ पर उस इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है। जैसे कि टेस्ला बना रही है सेल्फ ड्राइविंग कार, तो कोई दूसरी कंपनी भी उस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं और वो भी सेल्फ ड्राइविंग कार बना सकती है, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पर अभी नहीं है। डिफिकल्टी इन हैविंग एम्पल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इस इंडस्ट्री की ये भी प्रॉब्लम है कि जैसे कि ये नया इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं।
सफिशिएंट ज़्यादा फुल्ली या फिर सफिशिएंट रॉ मटेरियल जो है वहाँ पर नहीं मिल पाता है। द डोमिनेंस ऑफ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे पैटेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पर होते हैं जो कि आसानी से एक्सेस नहीं मिल पाता है, तो ये भी जो है इमर्जिंग इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम होती है। वहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इमर्जिंग इंडस्ट्री के जो बायर्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम यूज़र होते हैं प्रोडक्ट के, क्योंकि नया-नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो नए पहली बार ही सारे जो कस्टमर होंगे वो यूज़ करेंगे। क्लियर? तो ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ की। तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ जो मार्केट में अभी आ रही हैं, ग्रोथ स्टेज पे हैं, डेवलप हो रहे हैं, नए-नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और उसमें कॉम्पिटिटर्स बहुत कम होते हैं और वहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है, डिमांड की पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होती है, एंट्री बैरियर्स जो है वो बहुत लो होता है। तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो तो हाई होता है, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ होता है उनका स्टार्टिंग में क्या होता है, स्लो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं कि जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो तो हाई है, यानी कि हमें पता है कि आगे चल के इसमें बहुत ज़्यादा बूम होगा, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रो करेगी। लेकिन अभी एक्चुअल स्टेज में क्या होती है कि स्लो होती है, धीरे-धीरे ग्रो कर रही होती है, क्योंकि कस्टमर जो है तुरंत के तुरंत अफोर्ड नहीं कर सकते, तुरंत के तुरंत उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते, उसको टाइम लगता है। तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इनके प्रोडक्ट क्या होंगे, तुरंत के तुरंत जो है वाइडली स्प्रेड नहीं हो जाएँगे, धीरे-धीरे जो है ये ग्रो करेंगे। तो ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ की। क्लियर? वहीं पर स्लो ग्रोथ क्यों होती है? सबसे पहली चीज़ कि अनफैमिलियरिटी विद द प्रोडक्ट, जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं होती है, ज़्यादा उनको बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इसकी वजह से भी जो है इसकी ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है। इसके अलावा प्राइसेज़ जो है, जैसे बताया कि प्राइसेज़ ज़्यादा होते हैं, हाई प्राइसेज़ ड्यू टू प्रोड्यूसर्स इनएबिलिटी टू अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड वीक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो वीक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से, यानी कि सही तरीके से जो है कस्टमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुँच पा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही नहीं है और वहीं पर जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो अचीव नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्राइसेज़ हाई होते हैं। अब जब प्राइसेज़ हाई होंगे तो सभी कस्टमर्स इसको परचेज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये जो है कुछ वजह है जिसकी वजह से इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ होती है, एक्चुअल ग्रोथ, वो स्लो होती है, लेकिन पोटेंशियल क्या है, वो ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होती है। क्लियर? तो अब बात कर लें कि क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ ऑप्शंस क्या हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्लियर? कि इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में जो भी कंपनीज़ हैं, वो क्या स्ट्रेटजी अपना सकती हैं। तो सबसे पहला है ए लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। जैसा कि प्राइसेज़ ज़्यादा होती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर जो है जल्दी से प्रोडक्ट को अडॉप्ट नहीं करते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए कि जो ईवी व्हीकल्स हैं या फिर आप देखेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो इस वजह से जल्दी सब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जल्दी से सब लोग परचेज़ नहीं करें क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है। तो लो कॉस्ट स्ट्रेटजी जो है वो अपना सकते हैं। अगर कॉस्ट को लो रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसको अडॉप्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अगर सैटिस्फाई होंगे तो उसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होगी। क्लियर? तो यहाँ पर लो कॉस्ट स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइस कट कर सकते हैं जिससे कि जो प्राइस सेंसिटिव बायर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके। प्राइस सेंसिटिव बायर्स का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो महँगा प्रोडक्ट नहीं करेंगे, जब ये सस्ता हो जाएगा तभी वो जाके परचेज़ करेंगे। तो प्राइस सेंसिटिव है। इसी तरीके से उनको लगता है कि महँगा प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करना जब सस्ते में प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो जो प्राइस सेंसिटिव बायर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस कट का मेथड यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, यानी कि कॉस्ट को लो रखें। ये मेथड यूज़ करने से क्या होता है कि जो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी मार्केट में एंटर करने से डिस्करेज होंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ पे तो प्राइस बहुत कम है तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम इस मार्केट में क्यों एंटर करें, हम इस इंडस्ट्री में क्यों एंटर करें, क्योंकि प्राइस कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये जो है दोनों पॉइंट से बेनिफिट होगा ये स्ट्रेटजी, ए लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस कट करेंगे तो जो कस्टमर है वो भी आपके पास आएंगे और प्राइस कम रखेंगे तो जो पोटेंशियल कस्टमर कॉम्पिटिटर हैं वो भी डिस्करेज होंगे इस इंडस्ट्री में एंटर होने से। वहीं पर जो दूसरी स्ट्रेटजी है जो कि इमर्जिंग इंडस्ट्री में अपनाई जा सकती है, दैट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, देखिए डिफरेंशिएशन आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर से अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। इट इज़ एन अप्रोच बिजनेस डेवलप बाय प्रोवाइडिंग कस्टमर विद समथिंग यूनिक, डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम आइटम्स देयर कॉम्पिटिटर में ऑफर इन द मार्केट प्लेस। यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, एक कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है वो जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है उससे डिफरेंशिएट करके, उससे अपने आप को अलग जो है करके आप अपना प्रोडक्ट जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, लेकिन आप जो है उसमें डिफरेंशिएशन रखेंगे। वो डिफरेंशिएशन हो सकता है कि क्वालिटी वाइज, पैकेजिंग वाइज, वारंटीज, गारंटी, सर्विस, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कोई वारंटी गारंटी नहीं होती, वहीं पर कुछ प्रोडक्ट जिसमें साल-साल, 3-3 साल, 5-5 साल, 10-10 साल का जो है गारंटी मिल जाता है। तो आप कस्टमर जो है कौन प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहेगा?
वही प्रोडक्ट परचेज़ करेगा जिसमें ज़्यादा वारंटी गारंटी मिल रही है। सर्विस वाइज़, फीचर्स वाइज़ जो है आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी जो कि इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में कंपनीज़ द्वारा अपनाई जा सकती है। वहीं पर जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है दैट इज़ कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी, यानी कि स्ट्रेटेजिक अलायंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आपके सप्लायर्स हैं, यानी कि जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं या फिर आपको कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या फिर आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, आप उनके साथ जो है अलायंस करिए, उनके साथ जो है कोऑपरेट करिए। एक साथ जब आप लोग एक चेन बन जाएगा आपका, तो आप आसानी से जो है आपको पहली बात तो सप्लायर से अगर आप स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेंगे तो आपको जो है टाइमली और लो कॉस्ट में आपको जो रॉ मटेरियल मिलेगा, जिससे कि आपके जो प्राइसेज़ हैं वो भी कम रहेंगे। प्राइसेज़ कम रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो ये कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी यानी कि स्ट्रेटेजिक अलायंस, आप अपने रॉ मटेरियल सप्लायर से, आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जो है वहाँ पर कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी यानी कि स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लीजिए, उनसे पार्टनरशिप कर लीजिए। स्ट्रेटेजिक अलायंस यानी कि आप अपने पार्टनरशिप कर रहे हैं अपने सप्लायर से, अपने जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से। तो एक तो ये हो गया कि जहाँ पर जो कंपनी है वो अपने रॉ मटेरियल सप्लायर से, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस कर ले, पार्टनरशिप कर ले। वहीं पर दूसरा टेक्निक क्या है कि सपोज़ कि कोई सामने आपके सामने जो है बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो 2-3 कंपनी और हैं, तो 2-3 कंपनी जो है वो आपस में पार्टनरशिप कर लें उस कॉम्पिटिटर से कम्पीट करने के लिए। तो ये भी जो है एक तरीका होता है कि एक कंपनी में फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस विथ अदर कंपनीज़ हैविंग द टेक्नोलॉजीज़ एक्सपर्टीज़ टू आउट कम्पीट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कम्पीट करने के लिए आपके साथ जो अलग दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं, उनके साथ जो है आप क्या कर लें, वहाँ पर स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लें। सपोज़ करें कि आपके पास एचआर बहुत अच्छा है, सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो आप दोनों ने स्ट्रेटेजिक अलायंस किया, पार्टनरशिप कर ली और जो है जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर उससे आप कम्पीट कर सकते हैं। तो ये जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस भी जो है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में एक स्ट्रेटजी ऑप्शंस हो सकता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस के आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे, जैसे कि मारुति ने सुजुकी के साथ कर रखा है, क्वालिटी आइसक्रीम जो आपने देखा होगा तो क्वालिटी ने वॉल्स के साथ कर रखा है। तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस के एग्ज़ाम्पल हैं। वहीं पर नेक्स्ट है एक्विजिशन स्ट्रेटजी। एक्विजिशन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपनी होती है वो दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेती है, क्लियर परचेज़ कर लेती है। तो एक्विजिशन स्ट्रेटजी जो है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर यूज़फुल हो सकती है। कोई स्पेशल स्किल है किसी के पास, कोई स्पेशल कैपेबिलिटी है किसी कंपनी के पास, कोई टेक्नोलॉजी है, तो आप उसको खरीद लीजिए, उसको एक्वायर कर लीजिए। या तो पार्टनरशिप कर लीजिए जो कि स्ट्रेटेजिक अलायंस था, या फिर आप जो है उसको एक्वायर कर लीजिए। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि जो बायजूस हैं, उन्होंने क्या किया था, आकाश को परचेज़ कर लिया था, क्लियर? तो इसी तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। तो इन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में ये भी है कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आपके पास आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके पास स्पेशल स्किल या फिर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो जिस कंपनी के पास है उसको एक्वायर कर लीजिए, क्लियर? तो इससे क्या है, आप कंपटीशन को भी फेस कर सकते हैं और आप जो है टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर भी हो सकते हैं, क्लियर? और वहीं पर इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में जो अगली स्ट्रेटजी यूज़ की जा सकती है दैट इज़ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पार्टीज़ क्या होती हैं, वो आपस में मिलकर अपने रिसोर्सेज़ को यूज़ करती हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब सपोज़ करें कि कोई रिसर्च करना है किसी पॉइंट पे, तो एक कंपनी ने अपना एचआर दे दिया, दूसरी कंपनी ने फाइनेंस दे दिया, तीसरी कंपनी ने टेक्नोलॉजी दे दिया। तीनों मिलकर जो है जॉइंट वेंचर बनाई और उन्होंने स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट किया। तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट भी जो है वहाँ पर किया जा सकता है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में कंपनीज़ द्वारा, क्लियर? तो स्ट्रेटजीज़ फॉर इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या हो गया कि वो कंपनीज़ जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट बना रही हैं, वो कंपनीज़ कौन-सी स्ट्रेटजीज़ अपना सकती हैं। तो वो लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, कोऑपरेटिव यानी स्ट्रेटजिक अलायंस, एक्विजिशन स्ट्रेटजी या फिर जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट भी जो है वो ये स्ट्रेटजीज़ डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अपना सकती हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।